देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको डिलीवर करवाना जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनका काम है। जो वहाँ के जो वहाँ पे लोग सामाजिक लोग हैं, जो समाज में जो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं उनका काम है। तो कहीं ना कहीं मैं भी वहाँ पे समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरा भी दायित्व है, मैं इससे भाग नहीं रहा हूँ। लेकिन जो प्रतिनिधि हैं उनका मुख्य दायित्व प्रतिनिधि का होता है। कहीं ना कहीं हमने उनको मजबूत करके आगे विधानसभा में भेजा है। तो लोगों को जागृत करना, लोगों को समय समय पे अगर सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उन लोगों को बताना, ये प्रतिनिधि का काम बहुत अच्छा। देखिए, झंझारपुर में मैं एक दशक जो होता है बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा समय होता है। चाहे जो पूर्व के विधायक रहे, तो जो मौजूदा विधायक हैं वो भी पूर्व के विधायक थे। जब हम पूरे झंझारपुर को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट उनके घरों का हुआ है, न कि जनता का हुआ है। लोगों को जो है सो मतलब वहाँ की जनता की सेवा करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं कि वहाँ पे क्या झंझारपुर के प्रति क्या पीड़ा आप में जागी, जो कि उसको लेकर के नहीं आप झंझारपुर में कूद गए। झंझारपुर में आप जाइए ना, आप रिपोर्टिंग कीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाइए झंझारपुर में, आप बस्तियों में जाइए, झंझारपुर के बस्तियों में आपको पीड़ा समझ में आ जाएगा। क्या स्थिति कर दिया इन लोगों ने वहाँ पे। क्या हमारी जीवन सिर्फ अच्छा पैकेज के लिए है। हम तो शुरू से आपको बोल रहे हैं कि मैं तो फाइटर रहा हूँ। मैं आपने मुझे कई बार जंतर मंतर पे देखा है आंदोलन करते हुए। छुपा तो नहीं है ना आपसे कुछ भी। आपने देखा है मुझे जंतर मंतर पे, कई बार मैंने गिरफ्तारियाँ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, मैं हूँ आपके साथ संजीव झा। इस वक्त जो हमारे साथ में एक नया मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं, सरोज झा जी, जो बिहार से बिलोंग करते हैं और दिल्ली नोएडा में रहते हैं। और बिहार से लेकर के जब दिल्ली एनसीआर यानी नोएडा आए तो किस तरह से यहाँ पे ये आए और अब पुनः फिर जो है सो बिहार की तरफ जो है सो रुख लिए हैं। पूरी इतिहास पे चर्चा करेंगे और आजकल ये काफ़ी जो है सुर्खियों में रहते हैं सोशल मीडिया व मीडिया के माध्यम से। झंझारपुर की बात और आम नागरिक के साथ इस पर चर्चा करेंगे। सरोज झा जी, स्वागत है आपका खबर एनडीटीवी में। नमस्कार। कैसे जब बिहार से आप यहाँ पे आए और यहाँ से फिर पुनः जो है सो बैक आप बिहार की तरफ जो है सो एक जिस तरह से सोशल मीडिया व मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है, जो कि झंझारपुर की बातें और आम नागरिक के साथ हैं, इस पे चर्चा चल रही है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और अब तक का क्या सफल रहा है आपका? देखिए, सबसे पहले तो जितने आपके व्यूअर हैं, जो आपके साथ कनेक्ट हैं, जो आपके कैमरामैन हैं, सबको हमारा नमस्कार। और मैं अपनी जीवनी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि मेरा सफ़र कैसा रहा, कैसे हम यहाँ पे पहुँचे और आगे क्या है हमारा। मेरी जो जीवनी है, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो राजनीतिक जीवन है वो छात्र से राजनीतिक जीवन की मेरी शुरुआत हुई थी। स्कूल के ज़माने में हम स्कूल में जो है वो अपने छात्रों के अगुवा हुआ करते थे। यूनिवर्सिटी में भी मैं छात्रों के छात्र यूनियन संघ में रहा, छात्रों का अगुवा रहा। और राजनीति से मेरा जुड़ाव रहा शुरू से। लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो राजनीति मेरा बैकग्राउंड नहीं है। फिर भी राजनीति मेरा पैशन है और लोगों के लिए कुछ न कुछ करना और करने के साथ कमिटमेंट को डिलीवर करना, ये मैंने सीखा है अपने जीवन में। तो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मैं दिल्ली के तरफ आया था। यहाँ पढ़ाई लिखाई और कुछ रोज़गार संबंधित हुई। तो यहाँ भी मेरी जो जीवन रहा वो रोज़गार के साथ साथ में नेताओं के साथ में, पार्टियों के साथ में संबंध रहा अभी तक। कहीं ना कहीं मैं पिछले जो कुछ नेता हैं उनके साथ मैंने काम किया है और पूरा दशक काम किया है मैंने उनके साथ में जो मौजूदा बिहार की पार्टी है, अभी जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी है, उसमें मैं सेक्रेटरी रहा, जॉइंट सेक्रेटरी रहा दिल्ली प्रदेश में। उसके बाद मीडिया प्रभारी रहा वहाँ पे और मुख्य नेतृत्व में
जो यहाँ दिल्ली के जो अध्यक्ष रहे, दिल्ली में जो जिनका दायित्व था बिहार से, उनके साथ में मुख्य। तो जब बिहार से आए तो सबसे पहले दिल्ली में एजुकेशन किया आपने पहले? हाँ, एजुकेशन के साथ साथ मेरे अर्थ का भी चला कि एजुकेशन भी साथ में, पढ़ाई भी कर रहे थे हम लोग। फाइनेंशियली भी? हाँ, फाइनेंशियली भी अपना ये था कि बैकग्राउंड आप जानते हैं कि बिहार की स्थिति, बिहार से जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पे गरीबी बहुत है। तो कहीं ना कहीं जो अपना एक, और वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं, वो जुझारू होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कम होते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने अर्थ के साथ साथ अपनी शिक्षा को कैसे ग्रहण करें। तो तमाम आप साथ साथ एक बिहार की कहावत ये भी है कि जब बच्चे 9 महीने के गर्भ में होते हैं तभी राजनीति की शिक्षा वहाँ से ही जो है सो उनको मिल जाती है। हाँ, ये तो देखिए, ये हम लोग, लेकिन फिर भी बिहार पिछड़ा हुआ है। नहीं, अब ये तो है, सौभाग्य भी है हमारा कि हम उस धरती से आते हैं जहाँ पे चाणक्य हुए। जो राजनीति के गुरु चाणक्य, आज हम किसी पार्टी में किसी को भी चाणक्य की उपाधि दे देते हैं। तो चाणक्य हुए, महात्मा बुद्ध हुए, अशोक सम्राट हुए। तो हम लोग ऐसे जगह से आते हैं, और हम खास करके जो मिथिला क्षेत्र से जहाँ से हम आते हैं, तो दरभंगा महाराज की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे वो भी राजनीतिक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। भले ही लोग माने ना माने, लेकिन जितना उनका सामाजिक योगदान रहा, जितना राजनीतिक योगदान रहा मिथिला के लिए, उसके बाद सिर्फ एक ही नाम आता है जिसको मिथिला ने स्वीकारा है, वो ललित बाबू है। कहीं ना कहीं जो मिथिला के नेता हैं, मिथिला के हम लोग नौजवान हैं, वो ललित बाबू को फॉलो करते हैं और मानते हैं कि अगर नेता कोई मिथिला में हुआ तो ललित बाबू हुए, जो विकासवाद की राजनीति करते थे। और हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे, उन्हीं को अपना आइडियल मान करके आगे बढ़ रहे हैं कि जनता के बीच में जा कर के अगर कुछ बात कर रहे हैं या कोई बात आज तक हमने किया है तो उसको कैसे ज़मीन पे उतारा जाए। पावर में तो हम है नहीं कहीं पे भी, लेकिन फिर भी जितनी हमारी अपनी बुद्धि है, जो पॉलिटिकल क्षमता है, जितनी हमारी लोगों से बातचीत है, पहुंच है, उसके हिसाब से जो हम। तो ये बात तो समझ में आई कि बिहार से आए, दिल्ली की ओर कूच किए और दिल्ली के NCR नोएडा में अभी आप रह रहे हैं, शिक्षा ग्रहण किया यहीं पे आकर के, और उसके बाद फिर जो है सो एक जीविका का, जो लोगों का रोज़मर्रा का जो जिस लेवल का आदमी है वो भी आपने उपार्जन किया। उसके बाद ये फिर राजनीति का मसला कहाँ से चला? मैं यही बात तो शुरू में आपको बोला कि जो मेरा जीवन जो रहा ना, कि वो छात्र जीवन से राजनीति का मेरा ये रहा। और कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा एक अच्छी बात कही कि बिहार के जो बच्चे होते हैं ना, उनका वो गर्व से ही वो राजनीति का उनका किया होता है। तो जननी है बिहार जो है ना, वो राजनीति की जननी है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम चाणक्य की बात करते हैं, क्यों बात करते हैं कि जननी वही है ना। तो ये एक हम लोगों का एक क्वालिटी कहिए कि हम लोगों में होती है। और छात्र जीवन से हम राजनीतिक परिवेश में रहे हैं, राजनीतिक दलों के साथ में काम किया है, चाहे वो उस टाइम पे आपको जो भी कहें, झंडा डंडा उठाने का काम कहें, दरी बिछाने का काम कहें, टेबल लगाने का काम कहें, वो भी काम हमने किया है। और आज जब आप झंझारपुर की बात को लेकर के चलते हैं, तो झंझारपुर मेरा गृह क्षेत्र है। अगर मैं वहाँ की बात ना करूँ तो कहाँ की बात। अब किस पार्टी में है? जब दिल्ली में अभी अपने राजनीति शुरुआत आपने बताई कि JDU में आप जनरल सेक्रेटरी थे, तो उसके बाद अभी किस पार्टी में है? JDU में ही है या पार्टी बदल दी है? या नहीं, अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, JDU से रिजाइन कर दिया? बिल्कुल, मैं JDU में रिजाइन भेज दिया हूँ। मेरा रिजाइन का एक्सेप्ट नहीं किया गया है, वहाँ से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैंने जनता दल यूनाइटेड, जो मेरा जनरल सेक्रेटरी और मीडिया का प्रभार था मेरे पास, उसको मैंने यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं, यहाँ के जो प्रभारी जी हैं, और संग संग जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम में नीतीश कुमार जी थे, मैंने उनको ट्विटर के माध्यम से उनको भी मैंने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। क्या पार्टी पसंद नहीं कि पार्टी की कार्यशैली पसंद नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर आदमी का कुछ ना कुछ तो आखिर रीजन अपना, हर आदमी का एक सोच होता है। मैं सीमित जगह पे मैं जो कुछ भी हूँ
वो झंझारपुर से हूँ, इसलिए कि मेरी मातृभूमि है वहाँ पे और मैं वहाँ पे काम करना चाहता हूँ। चुनाव लड़ेंगे? चुनाव की अभी देखा जाएगा, वो टाइम आएगा, बात करेंगे उसके ऊपर में। अभी सिर्फ ये है कि जो वहाँ की बेसिक समस्याएं हैं, जो बातें हैं, आप बार बार ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कहीं ना कहीं जो ग्रेटर नोएडा में मेरा आवास ज़रूर है, लेकिन मेरा जो मुख्य आवास है वो झंझारपुर में है। मेरा गृह क्षेत्र जो है वो झंझारपुर में है, कछुआ गांव है, झंझारपुर से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आगे वहाँ मेरा गृह क्षेत्र है और मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और साल में 4, 5, 6 महीने जा कर के मैं वहाँ रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की जो समस्याएं हैं उसमें साथ रहता हूँ। पार्टी आपने बदल दी, झंझारपुर पहुँच गए, वहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपके पास में कोई फंड नहीं है, आप किसी पद पे नहीं हैं, लोगों की मदद कैसे करेंगे? देखिए, मदद करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, विकास पार्टी की ज़रूरत नहीं होती, विकास करने की तो होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, विकास करने के लिए, मदद करने के लिए आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पूंजी है वो जनता है, लोग है पूंजी, आपकी पूंजी। अगर जनता आपके साथ में है तो आप कहीं भी किसी की भी आवाज़ बन सकते हैं और उठा सकते हैं। विकास करने के लिए ये जो एक दिमाग में लोगों की ये चल पड़ी है ना कि पैसा चाहिए तभी विकास होगा, पैसा हो तभी मदद होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ आपको। आज तक मैंने कितने वृद्धा पेंशन की जो योजना है सरकार की, उसमें कितने लोगों के लिए मैंने अप्रोच किया, नाम वहाँ पे ऐड करवाया। इंदिरा आवास की जो योजनाएं हैं उसमें कितने लोगों के लिए मैंने अप्रोच किया, जो जेन्युइन जिसको मिलना चाहिए उसके लिए अप्रोच किया, वहाँ पे दिलवाया लोगों को। कितनी कन्याओं को, कितनी बेटियों की मैंने शादी करवाई, उसमें सहायता किया। तो आपको पैसा, हर जगह पैसे की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार और बिहार सरकार की बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं जहां आप फाइट करके लोगों को सुविधाएं दिलवा सकते हैं। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत बड़ा हम रोड बना दिए, वो देश नहीं है, पूरा देश नहीं है। झंझारपुर एक छोटा सा भूभाग है इस देश में, वहाँ विकास के लिए बहुत बड़े रोड की ज़रूरत नहीं है, वहाँ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, आदमी को जगाने की ज़रूरत है। झंझारपुर की पृष्ठभूमि आपको समझना पड़ेगा कि झंझारपुर की पृष्ठभूमि है क्या। कहीं न कहीं यही बात मैं नेताओं को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़े हुए अर्थशास्त्री की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे किसान के बेटे की ज़रूरत है। जब आप पूरे झंझारपुर के पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे तो वो एग्रीकल्चर क्षेत्र है। वहाँ बड़ी कोई फैक्ट्री चाहेगा ना कि वहाँ जाकर के हम बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा देंगे या कोई सपना दिखा रहा है तो वो झूठ समझा रहा है, आपको गलत बोल रहा है। वहाँ कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सकती है। वहाँ आपको लोगों के पॉकेट को मजबूत करने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उसके लिए सेमिनार आपको लगाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाकर के आपको बताना पड़ेगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कैसे काम कर सकते हैं। उसके लिए पैसे की क्या ज़रूरत है। जो प्रतिनिधित्व हमारे कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वहाँ पे सॉइल सेंटर की व्यवस्था नहीं है, मिट्टी परीक्षण सेंटर का, तो वहाँ पे आप किसान के लिए सॉइल सेंटर लगाइए ना भाई। एनजीओ है दुनिया भर का, मेरे कांटेक्ट में है एनजीओ, जो वहाँ कह रही है कि मैं वहाँ पे सॉइल सेंटर लगाऊंगा। आदमी का विकास तभी होगा जब उसका पॉकेट मजबूत होगा। पॉकेट मजबूत कैसे होगा, मानते हैं ना कि उस बात पे। हाँ, तो पॉकेट मजबूत कैसे होगा? सरकार के पास में जब तक खजाना नहीं होगा, विकास कहाँ से होगा? सरकारी जो स्कीम, आज आपके विधायक आपके क्षेत्र के हैं, झंझारपुर के नीतीश मिश्रा जी, उनका बैकग्राउंड काफ़ी राजनीति से काफ़ी मजबूत रहा है। क्या क्या जनता को सुविधा उन्होंने दिया है और क्या क्या विकास में? देखिए, मैं नीतीश मिश्रा जी और विधायक हैं, मैं उनके ऊपर में बात नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए बात नहीं करना चाहता हूँ कि जनता के नज़र में है कि उन्होंने क्या किया है, जनता सब कुछ देख रही है। मैं बात करना चाहता हूँ वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होगा। मैंने आपको बताया कि वो एग्रीकल्चर क्षेत्र है। अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, किसान को किसानी करने दिया जाए, तो आदमी का पॉकेट मजबूत होगा।
नेचुरली, अगर आप ये समझिए बात, नेचुरली है। कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है तो भारत सरकार की, बिहार सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो बैंक में 25%, 30% सब्सिडी पे का लोन मिल रहा है। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। कोई गृह उद्योग आप लगाना चाहते हैं, आप 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं, तो मैं अगर उसमें लोगों को हेल्प करूं और उसको स्कीम बताऊं तो उससे लोगों का पॉकेट मजबूत होगा। वहाँ बहुत बड़ा पैसे की ज़रूरत नहीं है, वहाँ लोगों को जगाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आप कैसे समृद्ध हो सकते हैं। ये समझाना पर खेती होती है, अरहर की खेती होती है और रेवेन्यू अर्निंग खेती है। हाइब्रिड की वहाँ पे ज़रूरत है, मिट्टी परीक्षण सेंटर की ज़रूरत है वहाँ पे। तो इसके लिए कोई सेमिनार तो आयोजन करने में पैसा लगता है। आप पूसा है आपके नज़दीक में, आप 4 साइंटिस्ट को ले जाइए वहाँ पे और वहाँ पे बताइए कि कैसे होता है, लोगों को जागृत कीजिए, तो लोगों का पॉकेट मजबूत हो जाएगा। और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उससे लोगों को अवगत करवाइए। ये संदेश आप किसको देना चाह रहे हैं? ये संदेश मैं जो कमियां आपने गिनाई है कि यहाँ पे सरकार, यही रोलिंग सरकार जो है, तो सरकार कहीं ना कहीं तो निशाना तो सरकार पे जाता है। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको डिलीवर करवाना जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनका काम है। जो वहाँ के जो वहाँ पे लोग, सामाजिक लोग हैं, जो समाज में, जो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका काम है। तो कहीं ना कहीं मैं भी वहाँ पे समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरा भी दायित्व है, मैं इससे भाग नहीं रहा हूँ। लेकिन जो प्रतिनिधि हैं उनका मुख्य दायित्व प्रतिनिधि का होता है। कहीं ना कहीं हमने उनको मजबूत करके आगे विधानसभा में भेजा। तो लोगों को जागृत करना, लोगों को समय समय पे अगर सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उन लोगों को बताना, ये प्रतिनिधि का काम। बहुत अच्छी बात आपने कही है रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू की तो वहीं मैं भी आपसे कह रहा था, तो जनता ने आपको, जो चुनिंदे प्रतिनिधि वहाँ पे हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि अब जनता की रक्षा कैसे करें वो, चाहे विकास के माध्यम से या उनकी कोई भी अर्थव्यवस्था हो, तो उन्हीं पे आके आरोप लगेगा ना, जो वहाँ के विधायक हैं। तो विधायक क्या विकास कर पा रहे हैं? आप बार बार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से झंझारपुर की बातें रखते हैं, वहाँ पर आखिर क्या कमियां हैं? वहाँ विकास में सड़कें हैं, सड़कें नहीं हैं तो क्या नाली हैं, नाली नहीं है तो क्या पानी का निकासी वहाँ पे है नहीं है? उसके बाद क्या नाम है, आपको लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, उस पर जो है बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना चल तो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी धंधलेबाजी हैं। जो आपको 1,20,000 रुपये देते हैं, वहाँ पर 20,000 25,000 जो है सो बीच के लोग जो है कमीशन खाते हैं। इन सब जो कि ये आम नागरिक, गरीब लोगों को जो आज सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों दिया? क्योंकि वो आदमी घर नहीं बना सकता है, इस वजह से उनको सरकार ने सहायता दिया। पहले उसका नाम था इंदिरा आवास, अब उसको प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं जो है इतनी रिश्वतखोरी है। आखिर झंझारपुर में क्या क्या दिक्कतें हैं, आप बताएंगे? देखिए, झंझारपुर में एक दशक जो होता है बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा समय होता है। चाहे जो पूर्व के विधायक रहे, तो जो मौजूदा विधायक हैं वो भी पूर्व के विधायक थे। जब हम पूरे झंझारपुर को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट उनके घरों का हुआ है, न कि जनता का हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे जीरो है। और मैंने आपको बताया था, मेरे पास पूरा मास्टर प्लान है कि झंझारपुर में हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं आगे बात करूँगा। लेकिन वहाँ पे विकास के नाम पे जीरो है, कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है और चलाई जा रही है कि भाई मैं पहले मेरे पिताजी सीईओ थे कंपनी के, आज मैं सीईओ बन गया हूँ कंपनी का। यही हो रहा है वहाँ पे वर्ण व्यवस्था के नाम पे वोट मांगा जाता है। पिताजी तो सीईओ नहीं, सीएम थे ही। अब जो भी थे, पिताजी सीईओ नहीं कह करके सीएम। नहीं, मैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बोलता हूँ ना। मैं तो अपने लाइव में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलता हूँ कि झंझारपुर में आप लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है कि मेरे फादर चले गए तो मैं आ गया, मैं चला जाऊँगा तो मेरे और कोई आ जाएंगे, मेरे रिश्तेदार आ जाएंगे, नातेदार। जहाँ जिसका भी भला हुआ है झंझारपुर में अभी तक, वो जो वहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं उनके रिश्तेदारों को। तो जनता चुनती फिर कैसे इनको? जनता उनको नहीं चुन रही है, यही तो समझना है। जनता चुन रही है, जो वोटिंग हो रहा है, जो वोट हुआ है। मैं वोट में लगातार क्षेत्र में हूँ। वोट जो हुआ है वो मोदी जी के नाम पे वोट हुआ है, नीतीश कुमार के नाम पे वोट हो, नीतीश मिश्रा के नाम पे नहीं, नीतीश मिश्रा के नाम पे वोट नहीं। यही समझना पड़ेगा
यही जो भ्रम है उनके बीच में, उसको निकालना पड़ेगा कि वोटिंग जो हुआ है वो मोदी जी के नाम पे वोटिंग हुई है। जहाँ तक क्षेत्र की समस्याओं की बात है, समस्याओं पे कोई प्रतिनिधि का जो है वहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। आज जो मैं झंझारपुर की बात या झंझारपुर के युवा जो हमारे साथ में हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन समस्याओं के लिए ही हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम किसी पे पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये आपकी पर्सनल ज़िंदगी है, लेकिन वहाँ पे जो दिक्कतें हैं, वहाँ पे जो समस्याएं हैं, उस पर मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, उस पर मैं बात करूँगा। यही मेरा अपना काम है। तो क्या किसी पार्टी में अब जाने की उम्मीद है या अभी फिलहाल न्यूट्रल रहेंगे? ये पार्टी वार्टी ठीक है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे टच में हैं। नेताओं की भी आदत होती है तोड़ मोड़ की बात करनी, बाद में जब वो आदमी को जो वही डाल के 3 बात दिखाई देते हैं कि उस बाद में वो जो है सो पता लगता है कि नहीं। देखिए आपको ये होता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया में जो व्यवस्था है, वो पार्टियों के साथ की व्यवस्था है कि पार्टियों में रह करके पार्टी का जो संविधान है पार्टी के तहत, उसके तहत काम करने का, उनके जो सिस्टम है उसमें काम करने का, वो ठीक है, मैं उसको गलत नहीं मान रहा हूँ। आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, राजनीति में कोई ये तो है नहीं कि कोई अनियमितताओं का खेल है ये राजनीति। ठीक है, मुझे भी अगर कुछ लगेगा ऐसा कि मैं कहीं रह कर के सेवा कर सकता हूँ या मैं इंडिपेंडेंट सेवा कर सकता हूँ लोगों का, तो हरे रंग से अगर किसी को लगता है कि भाई ये मेरे पार्टी के हैं, झंझारपुर के तो ये मेरे पार्टी के हैं तो अच्छा है ना मेरे लिए। झंझारपुर के प्रति ऐसी पीड़ा क्यों जगी आप में, जो आप अच्छे खासे यहाँ पे दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, अच्छा पैकेज था आपका, उस पैकेज को ठुकरा करके, उस नौकरी को ठुकरा करके और झंझारपुर की ओर कूच करके? झंझारपुर मेरा गृह क्षेत्र है और जो अपना मातृभूमि होता है ना, गृह क्षेत्र तो है आपका, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी आप नहीं वहाँ इससे अच्छा मेरा वहाँ पे है। मैं आपको अपने बारे में रोजगार के हिसाब से गए हैं या वहाँ पे लोगों की सेवा करने? नहीं, सेवा हमारा सब कुछ है वहाँ पे, हमारी मातृभूमि है वो, मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ। नहीं, जैसे अभी आपने कहा यहाँ पर अच्छा पैकेज आपको मिल रहा था, तो यहाँ से आप कह रहे हो यहाँ से हमें अच्छा वहाँ पे है, या तो पैकेज के हिसाब से आपने देखा होगा नहीं यहाँ से अच्छा वहाँ पे हम अर्निंग करेंगे तो इस वजह से गए, या फिर लोगों को जो है सो मतलब वहाँ की जनता की सेवा करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं कि वहाँ पे क्या झंझारपुर के प्रति क्या पीड़ा आप में जागी जो कि उसको लेकर के नहीं आप झंझारपुर में कूद गए? झंझारपुर में आप जाइए ना, आप रिपोर्टिंग कीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाइए झंझारपुर में, आप बस्तियों में जाइए, झंझारपुर के बस्तियों में आपको पीड़ा समझ में आ जाएगा क्या स्थिति कर दिया इन लोगों ने वहाँ पे। क्या हमारी जीवन सिर्फ अच्छा पैकेज के लिए है? हम तो शुरू से आपको बोल रहे हैं कि मैं तो फाइटर रहा हूँ, आपने मुझे कई बार जंतर मंतर पे देखा है आंदोलन करते हुए। छुपा तो नहीं है ना आपसे कुछ भी, आपने देखा है मुझे जंतर मंतर पे, कई बार मैंने गिरफ्तारियाँ दिया है। तो भाई आज आप झंझारपुर में जाकर के रिपोर्टिंग कीजिए ना, गांव में जाकर के, वहाँ पे हरिजन बस्तियों में आप रिपोर्टिंग कीजिए। हम चलेंगे, आपके साथ चलेंगे हम, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा क्या है वहाँ पे, किसी से छुपी नहीं है। वहाँ की जो पीड़ा है, वहाँ की लोगों में जो पीड़ा है, वो बहुत बुरी स्थिति है वहाँ पे। आप झंझारपुर के नाम पे जीतते हैं, जो भी कोई वहाँ पे प्रतिनिधि, चाहे पूर्व के रहे या अब के हैं, झंझारपुर के नाम पे जीतते हैं। और आप आज सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि झंझारपुर से जीतते हैं और मोदी जी और नीतीश कुमार के नाम पे नीतीश मिश्रा जीतते हैं। 100%। अगर वो इतने बड़े नेता है, मैं बहुत बड़ी बात आपके टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, लाइव में हूँ मैं, मेरा चैलेंज स्वीकार किया जाए, अगर ये वो बहुत बड़े नेता हैं, इतने मास लीडर हैं वो, तो किसी दूसरे क्षेत्र से जाकर के चुनाव लड़ के दिखाएं मुझे। मोदी जी मास लीडर हैं, गुजरात से आ गए बनारस चुनाव लड़ने के लिए। आप इतने बड़े मास लीडर हैं तो आप हमें झंझारपुर छोड़ के कहीं और से चुनाव लड़ के दिखाइए, मैं मान जाऊंगा। नहीं, आप लोगों ने झंझारपुर को कब्जा कर लिया है। आप काम अच्छा कीजिए ना। सबसे पहले मैं बोलने वाला रहूँगा कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं और अच्छा काम किया, लेकिन आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ा वो है।
जो पलायन वहाँ पे हुआ है, जो वहाँ पे आज मुझे बताइए, मिथिला के क्षेत्र में हम लोग, मिथिला सेंटर में हम लोग झंझारपुर, और आज एक भी वहाँ पे पर्यटन के मामले में एक भी जगह को डेवलप नहीं किया गया। ये किसकी गलती है? सरकार की गलती है? नहीं, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनके पास प्लानिंग नहीं है। वो टेबल पे ठोक करके बोल नहीं सकते हैं विधानसभा में कि मुझे चाहिए मेरे क्षेत्र के लिए ये, क्यों नहीं बोल पाते हैं? डेवलपमेंट सिर्फ, मैंने शुरू से बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट सिर्फ पैसा से नहीं होता। अगर आपके पास अच्छी सोच है, अच्छा प्लानिंग है, आप 5 गो क्षेत्र को, 5 गो जगह को जो आपके यहाँ से, आपके क्षेत्र से पर्यटन मानचित्र पे नाम गया हुआ है, उसको अगर आप डेवलप कर देते, हजारों लोग वहाँ पे आता घूमने के लिए, हजारों लोग वो देखने के लिए आते, कई लोगों में रोजगार सृजन होता, उस क्षेत्र का नाम होता। आज झंझारपुर पीड़ा इस बात की है कि प्रदेश में सबसे निचले पायदान पे झंझारपुर का नाम है, सबसे पिछड़ा झंझारपुर है। नर्क बना दिया झंझारपुर को। हमने क्या नहीं दिया उनको, उनके परिवार को? 1974 से हम लोग झेल रहे हैं, क्या नहीं दिया हमने? लेकिन झंझारपुर को क्या मिला? अगला उद्देश्य क्या है झंझारपुर के लिए आपका? झंझारपुर के लिए लोगों के लिए काम करना है, लोगों के बीच में रहना है, उनकी आवाज़ बनना है, उनकी आवाज़ को मुझे बुलंद करना है। जो उनकी समस्याएं हैं, अगर मुझे झंझारपुर के लोग मजबूत करते हैं तो उनकी समस्याओं को जहाँ रखना चाहिए, जिस टेबल तक पहुँचना चाहिए उनकी समस्याएं, उस टेबल तक मेरे द्वारा, और मैं उनका आवाज़ बन के पहुँचाऊँगा। तो ये थे हमारे साथ में सरोज झा। पहले ये पॉलिटिकल जेडीयू से दिल्ली प्रदेश के महासचिव रह चुके हैं, तो अब ये झंझारपुर की जो है सो ओर कूच कर चुके हैं। झंझारपुर इनका जन्मभूमि है। कर्मभूमि तो हालांकि दिल्ली, एनसीआर, नोएडा में था, लेकिन अभी इस वक्त जो है सो राजनीतिक उद्देश्य कहिए, समाज सेवी उद्देश्य कहिए, पहले जेडीयू में थे, अब पता नहीं, वो तो आने वाला टाइम वक्त बताएगा कि किस पार्टी का दामन थामेंगे, आरजेडी थामेंगे या किस पार्टी का दामन थामेंगे। साथ ही झंझारपुर के जो विधायक हैं नीतीश मिश्रा, हालांकि इन्होंने कई बार हमने पूछना चाहा, लेकिन इनको उसको ओपन करने की कोशिश, प्रयास इन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो उनके प्रति एक करवाहट थी वो इनके मुंह से सच्चाई निकला है कि झंझारपुर के जो विधायक है वहाँ विकास के मुद्दे को अगर देखा जाए तो विकास नाम पर झंझारपुर जीरो है, और उनका क्षेत्र का विकास हो या ना हो, उनका अपना निजी, उनका जेब का विकास होना चाहिए। यही अब तक का इतिहास रहा है। और वो अगर झंझारपुर से, साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर झंझारपुर से वो जीतते हैं तो सिर्फ मोदी जी के नाम पे या नीतीश कुमार के नाम पे, उनका अपना वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर